नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे बीएसटीसी का अपना टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स टीचिंग यानी शिक्षण मेथड के बारे में। और आपने पढ़ा अभी तक कि गणित क्या होता है, उसके उद्देश्य, सिद्धांत, पुस्तकें वगैरह आपने सब देखी। आज टॉपिक जो अपने करेंगे वो करेंगे गणित शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य। मतलब गणित को अगर शिक्षण कर रहे हैं तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं और उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उनके बारे में अपने अगर डिस्कस करें तो लक्ष्य और उद्देश्य अगर उनको अपने कहें तो वो एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। और एक अगर लक्ष्य के स्थान पर अगर उद्देश्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर लक्ष्य आपके पास है तो वह आदर्श होता है, जिसे आप निश्चित सीमा तक उसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कि लक्ष्य जो है, आपने लक्ष्य बना लिया कि मेरे को आईएएस बनना है, तो उसको आप पूर्णतः उसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्राप्त कर सकते हैं उसको अपने तो। लेकिन उद्देश्य जो है वो इसका एक लक्ष्य का एक साधन माना जाता है कि ये इसका एक साधन है। तो अब बात करते हैं अपने इसको लिखे लक्ष्य के बारे में। अगर लिखें अपने पॉइंट टू पॉइंट चले अपने तो पहला पॉइंट है आपके पास वो जो है कि लक्ष्य जो है आपके पास, लक्ष्य व उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं। कि लक्ष्य व उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो कि एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें अपने तो लक्ष्य वह आदर्श है, लक्ष्य वह आदर्श है जिन्हें निश्चित सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, निश्चित सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्य दीर्घकालिक भी कहा जाता है। तो तीन बातें आपने नोट की। लक्ष्य और उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं, एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, लक्ष्य वह आदर्श है जिन्हें निश्चित सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्य को दीर्घकालिक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। यानी उद्देश्य क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। तो उद्देश्य शब्द का नेक्स्ट लाइन देखें तो उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोबित
महोदय ने 1918 में किया। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है लक्ष्य उद्देश्य के बारे में। एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं और एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आदर्श लक्ष्य वह आदर्श है जिसे निश्चित सीमा तक तो प्राप्त किया जा सकता है लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्य दीर्घकालिक भी कहते हैं। उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, मतलब एक साधन है ये। उद्देश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोबिट महोदय ने किया और 1918 में किया। तो इस प्रकार ये लक्ष्य और उद्देश्य में आपने देखा। अब बात करते हैं अपने लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो अंतर की बात करें तो जैसे जो लक्ष्य होते हैं वो व्यापक होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो इसका अंतर अपने लिखेंगे लक्ष्य के बारे में। तो अपने देखते हैं अगर बात करें तो एक तो होता है आपके पास लक्ष्य और एक बात करते हैं अपने उद्देश्य। अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो सबसे जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है आपके पास कि ये जो होते हैं ये व्यापक होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं, व्यापक होते हैं। पहला डिफरेंस ये है। और उद्देश्य जो होते हैं वो ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो लिखते हैं अपने कि ये आदर्शों के अनुरूप होते हैं और इन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आदर्शों के अनुरूप होते हैं, इन्हें निश्चित समय पर इन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये जो होते हैं लक्ष्य ये आदर्शों के अनुरूप होते हैं, इन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो उद्देश्य होते हैं उन्हें पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने पूर्णतः प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर जो पॉइंट है, लक्ष्य शैक्षिक होते हैं। लक्ष्य शैक्षिक होते हैं, लक्ष्य शैक्षिक होते हैं जबकि उद्देश्य अनुदेशात्मक होते हैं। उद्देश्य अनुदेशात्मक होते हैं। लक्ष्य शैक्षिक होते हैं, उद्देश्य अनुदेशात्मक होते हैं। यह अप्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष या इसको बोलते हैं परोक्ष होते हैं ये। जबकि इसकी बात करें तो ये प्रत्यक्ष होते हैं। उद्देश्य प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये आपने 4 पॉइंट लिखे। मेन इसमें पॉइंट है कि जो लक्ष्य होता है एक विषय को क्या पढ़ाना है तो वो तो लक्ष्य निर्धारित करता है कि एक विषय के अंदर क्या पढ़ाना है, वो लक्ष्य होता है। और जो विषय को पढ़ाने के बाद क्या प्राप्त होगा वो उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार अपने ये डिफरेंस देख सकते हैं कि एक तो ये व्यापक होते हैं, उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, इन्हें आदर्शों के अनुरूप होते हैं, इन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्य ये पूर्णतः प्राप्त किए जा सकते हैं।
इनका जो लक्ष्य होता है वो शैक्षिक होता है, इनका उद्देश्य अनुदेशात्मक होता है, लक्ष्य अप्रत्यक्ष और परोक्ष होते हैं, उद्देश्य प्रत्यक्ष होते हैं। और लक्ष्य के अंदर अगर बात करें अपने कि इन्हें जो किस विषय के अंदर क्या पढ़ाना है तो वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और अगर उनसे पढ़ाने के बाद में विषय को क्या प्राप्त होगा आपको वो उद्देश्य है। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं अपने कि एक विषय को पढ़ाने पर एक विषय के लिए क्या पढ़ाना है वो लक्ष्य है। और एक विषय को या एक विषय के प्रकरण या पाठ को पढ़ाने से क्या प्राप्त होगा उसको बोलते हैं उद्देश्य। तो वो उद्देश्य होता है कि एक विषय को अगर पढ़ाया उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला वो उद्देश्य है, और क्या पढ़ाना है आपको वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार में आपने डिफरेंस देखा, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एक प्राप्त उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे अपने, तो लिखते हैं गणित के प्राप्त उद्देश्य, यानी जो गणित के शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने। जैसे इनके अंदर करें तो व्यवहारगत परिवर्तन की भी बात करेंगे कि गणित के अंदर जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक तो इसके अंदर जो उद्देश्य है, उद्देश्यों की बात करें तो एक तो ज्ञानात्मक है, एक ज्ञानात्मक के बाद में आएगा आपके पास अबोधात्मक, अबोधात्मक के बाद में आएगा आपके पास ज्ञानोपयोग के बाद में आएगा कौशल के बाद में बात करेंगे रुचि की, फिर अभिवृत्ति की, फिर आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। इस प्रकार अपने अलग अलग उद्देश्यों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। और आपको ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलते हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो BSTC का एनुअल का एग्जाम हो, तो हर बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि कोई ज़्यादा शिक्षण मेथड नहीं है इसके अंदर, गणित के अंदर वो नॉर्मल होते हैं, यानी आपके पास कोई 7-8 चैप्टर हैं जिनमें से अक्सर एक तो विधियों के अंदर क्वेश्चन आता है, एक जो मैंने आपको बताया था कि सिद्धांत पुस्तक वगैरह इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं ज्ञानात्मक की। जो उद्देश्यों के अंदर बात करते हैं वो है अपने पास ज्ञानात्मक। इसके बारे में अगर बात करें अपने ज्ञानात्मक के अंदर, सबसे पहले अगर परिभाषा देना है या परिभाषाओं का ज्ञान करवाना आपको, तो वो इसी के अंदर मिलेगा आपको ज्ञानात्मक के अंदर। तथ्यों संकेतों का पुनः प्रत्यास्मरण करना वो भी आपको ज्ञानात्मक में मिलेगा। अगर आपको गणित का जो सूत्रों का जो ज्ञान है वो भी यहीं मिलेगा आपको, चाहे परिभाषाओं का ज्ञान हो गया, चाहे सूत्रों का ज्ञान हो गया। सूत्रों का ज्ञान यहाँ मिलता है आपको, सूत्रों का विश्लेषण करते हैं वो अबोधात्मक के अंदर मिलता है आपको। तो इस प्रकार अपने जब अबोधात्मक की बात करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक की, तो अपने सबसे पहले लिखते हैं कि गणित के तथ्यों सिद्धांतों के बारे में अपने देखें, और संकेतों और आकृतियों को पहचानना। आकृतियों को पहचानना। तो पहला पॉइंट तो इसका ये है कि गणित के अंदर अगर बात करें तथ्यों, सिद्धांतों, संकेतों, आकृतियों को जब भी पहचानने की बात की जाए तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आएगा। अब बात करें दूसरा जो आपके पास है गणित के तथ्यों
सिद्धांतों, संकेतों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगर बात करें गणित के तथ्यों, सिद्धांतों, संकेतों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब बात करें गणित संबंधी प्रत्ययों की, परिभाषाओं का ज्ञान होगा यहाँ पे, तो सीधा लिख सकते हैं कि परिभाषाओं का अगर ज्ञान पूछा जाए आपसे, परिभाषाओं का ज्ञान, तो वो भी किस में आएगा, ज्ञानात्मक में आएगा। अगर चौथा पॉइंट अगर पूछा जाए इसके अंदर, वो सूत्रों का अगर आपको ज्ञान होगा, नियम होंगे, सूत्र होंगे, एक ही बात होती है, उनका अगर सूत्रों का ज्ञान मिलेगा जो आपको, वो भी किसके अंदर मिलेगा, ज्ञानात्मक में। तो ये ज्ञानात्मक के अंदर चार बातें हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन बनता है कि आकृतियों को जब पहचानते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, उद्देश्य के अंतर्गत। चार ऑप्शन दिए होते हैं, ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोग, अवधात्मक या कौशल, तो अपने टिक करना है आपको ज्ञानात्मक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि परिभाषाओं का ज्ञान जो होता है वो ज्ञानात्मक के अंदर होता है, सूत्रों का ज्ञान करते हैं ज्ञानात्मक। अगर सूत्रों का विश्लेषण पूछ लिया जाए आपसे तो वो अबोधात्मक के अंदर आएगा। तो अब बात करते हैं अपने अबोधात्मक के अंदर। तो अबोधात्मक के अंदर अबोधात्मक, अबोधात्मक की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास पहले ए आ रहा है तो इसका मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। फिर वह आ रहा है तो व्याख्या करना, व्याख्या करना, अनुमान लगाना, व्याख्या करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, उदाहरण देना, उदाहरण देना। फिर बात करें अपने अनुमान लगाना, व्याख्या करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, उदाहरण देना, सूत्रों का विश्लेषण करना, सूत्रों का विश्लेषण करना। फिर बात करें अपने इसमें अंतर करना, तुलना करना, अंतर करना, तुलना और संबंध करना, ये इसके अंतर्गत आता है। अब बोधात्मक के अंदर देखें तो अनुमान लगाना, व्याख्या करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, उदाहरण देना, सूत्रों का विश्लेषण करना, अंतर करना, तुलना करना और संबंध होना, तो वो किसको शो करता है, अबोधात्मक को। और अबोधात्मक के अंदर एक त्रुटि का भी पता लगाया जाता है। तो अपने एक नई बात और लिख सकते हैं कि त्रुटि का पता लगाना। तो क्वेश्चन कहीं से भी वो उठा सकता है आपके पास कि आपके पास अगर पूछ सकता है कि गणित के अंदर जो विद्यार्थी है वो अनुमान लगाता है तो वो कौन से उद्देश्य के अंदर आएगा, तो वो आएगा अबोधात्मक के अंदर। गणित की जो विद्यार्थी है वो व्याख्या करता है, किसके अंतर्गत आता है, तो अबोधात्मक के। इसी प्रकार ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुमान लगाना, व्याख्या करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, उदाहरण देना, सूत्रों का विश्लेषण करना, अंतर, तुलना, संबंध, त्रुटि का पता लगाना। त्रुटि का पता लगाएंगे अबोधात्मक के अंदर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जब भी अंतर करते हैं अपने और तुलना करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी पूछा हुआ है, अबोधात्मक के अंदर आएगा। तो इस प्रकार आपने दो उद्देश्य अभी तक पढ़े। अब बात करेंगे तीसरे उद्देश्य की। वो उद्देश्य है आपके पास ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे, अनुमान व परिकल्पना को स्थापित कर सकेंगे और सूत्रों का चयन करेंगे इसके अंदर। तो अपने लिखते हैं लिखते हैं यहाँ पे कि ज्ञानोपयोग, जो ज्ञानोपयोग है वो आपकी है समस्याओं का विश्लेषण
कर सकेंगे, समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे और अपने अनुमान व परिकल्पना को स्थापित कर सकेंगे, अनुमान व परिकल्पना को सत्यापित कर सकेंगे। अगर बात करें कि समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे, अनुमान व परिकल्पना को स्थापित कर सकेंगे और सूत्रों का चयन करेंगे, सूत्रों का चयन। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो सूत्रों का, अगर आपको पूछे सूत्रों का ज्ञान करवाना, तो वो तो आएगा आपके पास ज्ञानात्मक के अंदर। अगर सूत्रों का विश्लेषण करना, वो आएगा आपके पास अबोधात्मक के अंदर। और सूत्रों का चयन करना, वो आएगा ज्ञानोपयोग के अंदर। तो ये सूत्रों पर आधारित 3 प्रश्न बन सकते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये इस प्रकार आपने ज्ञानोपयोग के बारे में पढ़ा। ज्ञानोपयोग के बारे में पढ़ने के बाद अपने करेंगे कौशल के बारे में। तो अब बात करते हैं कौशल। तो कौशल के अंदर अपने बात करें तो एक तो गणना का जो कार्य है वो कुशलतापूर्वक कर सकेंगे, ग्राफ, ज्यामितीय आकृतियां बना सकेंगे, सारणी, चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हैं। तो गणना का जो कार्य है, गणना का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। कौशल कब मिलेगा? कौशल के अंदर अगर ग्राफ बनाते हैं, अपने ज्यामितीय व्याख्या करते हैं, तो लिख सकते हैं कि ग्राफ बनाना और ज्यामितीय आकृतियां बनाना, तो वो किस में आएगा? कौशल के अंदर आएगा। लेकिन आकृतियों को पहचानना, यहाँ तो आकृतियां बना रहे हैं तो वो तो कौशल है, अगर उनकी पहचानना होगा तो वो जाएगा ज्ञानात्मक के अंदर। जो पहला उद्देश्य आपने पढ़ा था आकृतियों को पहचानना, तो उसमें ज्ञानात्मक यूज होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, सारणी, चार्ट को पढ़ सकेंगे। सारणी, चार्ट, ग्राफ को पढ़ सकेंगे। तो ये सब विद्यार्थी करते हैं सारा काम। विद्यार्थी गणना का कार्य कुशलतापूर्वक करेंगे, विद्यार्थी ग्राफ, ज्यामितीय आकृतियां बनाएंगे, विद्यार्थी चार्ट, सारणी, चार्ट, ग्राफ को पढ़ सकेंगे। सब काम विद्यार्थियों के द्वारा ही होता है। तो ये हुआ कौशल। अब प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने रुचि की। तो रुचि है, रुचि किसमें होती है? पहेलियां लिखना, पहेलियां और लेख लिखना, इनमें रुचियां होती है। तो रुचि के बारे में लिख सकते हैं अपने कि गणित की पहेलियों को हल करना। फिर लिख सकते हैं गणित की पहेलियों को हल करना, गणित के लेख तैयार करना, गणित के लेख तैयार करना, गणित की पहेलियों को हल करना और गणित परिषद की जो गतिविधियां होती है उसमें भाग लेना, गणित की परिषद की गतिविधियों में भाग लेना। तो इस प्रकार अपने ये 3 बातें इसके अंदर, रुचि, अपने इंटरेस्ट किस में है? पहेलियों को हल करेंगे। गणित के अंदर पहेलियां होती है, उनको अपने हल कर सकते हैं, गणित का कोई लेख तैयार कर सकते हैं और परिषद जो होती है उसमें गतिविधियों में भाग भी अपने ले सकते हैं। तो ये रुचि के बारे में हुआ। रुचि के बाद में पढ़ते हैं अपने अभिवर्ती के बारे में। अभिवर्ती, एटीट्यूड।
यानी जो अभिवर्ती होती है आपके पास वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, यानी जो गणित के कालांश को पसंद कर सकेंगे विद्यार्थी, तो लिख सकते हैं अपने गणित के कालांश को पसंद कर सकेंगे, मतलब गणित के कालांश को क्या कर सकेंगे, पसंद कर सकेंगे वो, और गणित की परीक्षा देने में आनंदित हो जाएंगे, गणित की परीक्षा देने में आनंदित हो जाएंगे, गणित की परीक्षा देने में वो आनंदित हो जाएंगे, गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेंगे, तो लिख सकते हैं गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेंगे। ये तीन बातें आपको अभिवर्ती के अंदर पता होनी चाहिए कि गणित के कालांश को पसंद कर सकेंगे, गणित की परीक्षा देने में आनंदित हो सकेंगे, गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेंगे, तो ये अभिवर्ती के अंदर होती है। अब अभिवर्ती के बारे में आगे पढ़ेंगे अपने प्रशंसा, तो गणित संबंधी कार्यों की प्रशंसा करेंगे वो, तो लिख सकते हैं प्रशंसा के बारे में अगर पढ़ें तो गणित संबंधी कार्यों की प्रशंसा करेंगे, यानी जो भी विद्यार्थी गणित का होगा वो गणित संबंधी कार्यों की प्रशंसा करेगा, और गणित संबंधी जो समस्याएं आएगी उसको वो सूक्ष्म विधि से ज्ञात करेगा और उसकी प्रशंसा करेगा। तो गणित की समस्याओं को सूक्ष्म विधि से ज्ञात कर प्रशंसा कर सकेंगे। मतलब अगर उसको कोई गणित के अंदर समस्या आती है तो वो सूक्ष्म विधि द्वारा उसको हल करके उसकी प्रशंसा करेगा गणित की, और गणित संबंधी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। ये आता है प्रशंसा के अंतर्गत। अभिवर्ती के अंतर्गत आया गणित के कालांश को पसंद कर सकेंगे, गणित की परीक्षा देने में आनंदित हो जाएंगे, गणित के अध्यापक को भी पसंद करेंगे वो अभिवर्ती के अंदर। और रुचि पहेलियों को हल करना, लेख तैयार करना, गणित की परिषद की गतिविधियों में भाग लेना, तो ये क्या होता है कि गणित के लिए इंटरेस्ट होता है। गणित के अंदर इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको पहेलियां पूछना, लेख तैयार करना, गतिविधियां बनाओ, फिर उसके कालांश को पसंद करो, ये सब विद्यार्थी का काम है, ये विद्यार्थी करता है। तो इस प्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके पास गणित के प्राप्य उद्देश्य। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।